हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है सी सेट की, जिसके अंदर हम सी सेट के अलग अलग पोर्शन के अंदर जो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख रहे थे। उसके अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम बेसिक न्यूमरेसी और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 3 है ये हमारे इस वाली बेसिक न्यूमरेसी और रीजनिंग का पार्ट 3 लेक्चर है ये। ठीक है, तो अगेन मैंने पहले कहा था कि पहले भी हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि पहले हमने क्या देखा था। जो 3 पार्ट होते हैं हमारे सी सेट के पेपर के अंदर, ठीक है, इन 3 पार्ट के अंदर एक है आपका रीजनिंग का, दूसरा पार्ट है आपका बेसिक न्यूमरेसी का और तीसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, तो तीनों पार्ट जो हम देख रहे हैं लाइन से, तो कॉम्प्रिहेंशन के भी कई सारे पैसेजेस हमने सॉल्व किए हैं 2018 के पेपर के, 19 के पेपर के, और यहाँ पे हम रीजनिंग और बेसिक न्यूमरेसी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन जो कि पहले भी आप दे चुका हूँ मैं अपने बारे में, आप देख सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक न्यूमरेसी और रीजनिंग कैसे करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके। उसी के साथ साथ जो मेथड्स हैं, अगर हमें लगता है कोई स्पेशल मेथड्स है जिसके थ्रू वो किए जा सकते हैं, तो उनको देखेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले 2019 के ये क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर साल पेपर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक न्यूमरेसी में वो पूछता है कि भैया ये डिजिट कितनी बार अपीयर होगा इधर से उधर। तो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग मतलब एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 के बीच 5 जो है वो कितनी बार आता है। ठीक है, तो देखिए कोई डिजिट है, मतलब मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब 1000 के अंदर तो कोई है नहीं 5, तो 1 से लेकर 999 की बात हो रही है, एक तरीके से ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट्स वाला डिजिट, ये हो गया आपका टेंस वाला डिजिट, और ये हो जाता है आपका हंड्रेड्स वाला डिजिट। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यूनिट वाला जो डिजिट है उसके अंदर मैं अगर बोलूं कि 1 से लेकर 100 के बीच कितनी बार 5 आएगा, तो 5, 15 में भी 5, 25 में भी 5, 35 में भी 5, 45 में, ऐसे करके 95, तो 10 बार तो ये 5 आ गया। कौन सी वाली डिजिट पे? यूनिट वाली में। समझ में आई बात? तो 10 बार आ गया 5, कहां से लेकर? 1 से लेकर 99 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि 1 से लेकर 999 की बात करूं, तो ऐसा 10 × 10 हो जाएगा। यूनिट डिजिट के लिए बात कर रहा हूं अभी मैं, यहां पे जो यूनिट वाला डिजिट है। ठीक है, जैसे नंबर हो गया मान लीजिए 115, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सा होता है? ये लास्ट वाला 5। ठीक है, तो यूनिट्स वाले जो डिजिट है, यूनिट वाला जो डिजिट है, तो 0 से लेकर 99 के बीच 10 बार आया है 5 यूनिट वाली डिजिट में। फिर 100 से लेकर 199 के बीच भी 10 बार आएगा। ठीक है, इसी तरीके से पूरे 1000 तक में यूनिट्स वाली डिजिट के ऊपर 5 जो है वो 10 × 10 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 100 टाइम हो गया यूनिट डिजिट के अंदर। यूनिट्स वाली डिजिट जो है उसमें 100 टाइम्स 5 आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेंस वाली डिजिट की। टेंस वाला जो डिजिट है, ठीक है, ये जो 3 डिजिट नंबर है, इसमें जो बीच में जो डिजिट होगा उसे हम क्या कहते हैं? वो टेंस वाला होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 99 के बीच कितनी बार आएगा 10 वाली डिजिट पे? तो एक तो पहली बात तो ये कि 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं आने वाला है। 10 से 20 के बीच में भी बीच वाली डिजिट तो ये यहां से 1 रहेगी। तो यानी कि टेंस वाली डिजिट में कब होगा? जब हम 50 से लेकर 59 की बात करेंगे, तभी तो होगा ना एक टेंस वाला डिजिट जिसमें 5 होगा। तो ये कितने नंबर हो जाएंगे? ऐसा कितने नंबर हो जाएंगे टोटल? 50 से 59, यानी 50, 51, 52, 53 करके 59 तक, यानी 10 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेंस वाला डिजिट है इसमें 10 टाइम आएगा 0 से लेकर 99 के बीच में 10 टाइम्स आएगा 5 इस वाले बीच वाली जगह पे। ठीक है, तो 0 से 99 के बीच में 10 टाइम्स आ गया, तो 0 से लेकर 999 के बीच कितनी बार आ जाएगा? 10 × 10 टेंस वाली डिजिट में। ठीक है, तो यहां पे अगेन हो गया 100। ये बात समझ में आई? ये भी 100 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? हमें क्या पता चला कि यूनिट्स वाली डिजिट में 5 जो है वो 100 बार आएगा, टेंस वाली डिजिट में 100 बार आएगा। अब आ जाते हैं 100 वाली डिजिट, ये वाली डिजिट है। ठीक है, तो 100 वाली डिजिट में 100 से लेकर 200 के बीच नहीं आएगा, 200 से लेकर 300 में नहीं आएगा। 100 वाली डिजिट में कब आएगा? जब 100 वाली डिजिट 5 हो। तो 100 वाली डिजिट 5, यानी कि 500 से लेकर 599। 100 वाली डिजिट में 500 से लेकर 599, यानी टोटल 100 बार।
टोटल 100 बार, ठीक है। तो ये 300 मिला के कितने हो गए टोटल 300, क्योंकि देखिए जो 1000 वाला नंबर है इसमें तो 5 है नहीं कहीं नंबर, ठीक है। तो टोटल 100 वाली यूनिट डिजिट में 100 बार, टेंस वाली में 100 बार और यूनिट वाली में 100 बार, तो टोटल 300 टाइम्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। 5 कितनी बार रिपीट होगा 1 से लेकर 1000 के बीच, 5 रिपीट होगा आपका 300 बार, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ये क्लियर है एकदम, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, एक सेकेंड, सॉलिड क्यूब है, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है, क्यूब का शेप सबको पता ही होगा आपको किस तरीके का होता है, ठीक है। 3D फिगर बनाया ही इस तरीके का होगा। उसके अंदर 3 कलर के हैं, 3 कलर येलो, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर, यानी कि एक कलर दो फेस पे होगा। टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब के और 3 ही कलर हैं, तो अपोजिट साइड वाले फेसेस जो है वो क्यूब के अंदर कैसे होंगे, सेम कलर के होंगे। अब ये क्या कह रहा है, क्यूब को 36 टुकड़ों में बांटा गया। देखिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इस तरीके का मुश्किल सवाल अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा मानना ये कुछ इस तरीके से क्यूब में बांट रहा है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्यूब अलग अलग दे रखे हैं, तो आप क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इधर क्या देखने को मिल रहा है, सॉलिड के अंदर ये 3 है, तो 36 में बांटा गया है और 32 एक साइज के छोटे क्यूब बनाए और 4 अलग साइज के। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि इसको 36 साइज टुकड़ों में अगर तोड़ना है तो 3, मतलब मैं एक तरीके से आप मान लीजिए क्यूब के आपने ऊपर से चक्कू से 3 टुकड़े कर दिए अलग अलग, ठीक है, 3 टुकड़े कर दिए। तो अगर मैं इस वाले जो एक टुकड़े के अंदर ऐसी 3 लाइन बनाऊं और ऐसी भी 3 लाइन बनाऊं, सॉरी थोड़ा सा ये पेन यूज करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 16 क्यूब इधर हो जाएंगे और इसी तरीके से इसके अंदर भी मैं ऐसी 3 लाइन बनाऊं और फिर अगेन 3 लाइन बनाऊं तो 16 क्यूब इधर हो जाएंगे। तो 16 और 16 32 एक साइज के हो जाएंगे और बीच में आपको बड़ी साइज वाला रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बीच में आपको इस बीच वाली जो वो होगी, जो बीच वाला जो 3 में बांटा है ना हमने बड़े क्यूब को, तो बीच वाले के अंदर 4 रखना पड़ेगा। मैं बीच वाले के अंदर 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इधर क्या लिखा है, देखिए इधर क्या लिखा है, नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू, यानी कि मतलब जो बड़े वाले क्यूब्स होंगे वो उनमें ब्लू वाला कलर है ही नहीं। तो अगर कोने में बना देंगे हम उसे, ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि सारे कलर एक दूसरे से अपोजिट साइड के अंदर मौजूद हैं। तो अगर मैं ये 4 वाला कोने में रख देता हूं, तो कोने में अगर डाल दिया, समझ ना, इसको 3D फिगर को इमेजिन कीजिए, अगर कोने में डाल दिया तो इस पे तीनों कलर कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे इन क्यूब के अंदर। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 4 अगर बीच में मैं इस रखता हूं ये 4 वाले को, ठीक है, टुकड़े को, तो क्या होगा कि फिर तभी ये पॉसिबल होगा कि इसमें ब्लू कलर मौजूद ही ना हो, ठीक है। तो एक कोने में ये 16 वाले क्यूब हैं क्यूब के अंदर। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बना के दिखा दे रहा हूं हल्का सा, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, यहां पे हमने क्यूब को 3 टुकड़ों में काटा है, एक इस तरीके से काटा है, ये ऐसे करके 3 टुकड़े काटे, ठीक है। तो ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। मैं कह रहा हूं कि ये कलर और ये कलर सेम बोला है, ये कलर और ये कलर सेम है, और ये फ्रंट वाला और बैक वाला कलर सेम है। तो अगर ये बीच वाला अगर बड़े वाले क्यूब्स होंगे तो ही ऐसा हो सकता है कि ये और ये वाला कलर मिस हो जाए, क्योंकि अगर ये कोने में हो गया बड़े क्यूब वाला, ठीक है, तो उसमें ये वाला कोने वाला कलर भी आ जाएगा, इधर वाला कलर भी आ जाएगा और इधर वाला भी कलर आ जाएगा, तीनों कलर आ जाएंगे। इसलिए हमें बीच में ही मानना पड़ेगा, यानी कोने में होगा आपके ये 16 वाले क्यूब, ये होंगे आपके कोने वाले में, इस वाले पहले वाले के अंदर और तीसरे वाले के अंदर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड। तो ये जो देखिए हर एक के अंदर लगभग 2 फेस तो पेंटेड होंगे ही होंगे, हर एक क्यूब के अंदर जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। केवल जो बीच के ये जो 4 क्यूब होंगे एक वाली साइड के अंदर, इस वाली साइड के अंदर, और उसी तरीके से इस वाली साइड के अंदर जो बीच के 4 क्यूब होंगे, वही ऐसे क्यूब होंगे जिनके अंदर केवल एक फेस पेंटेड होगा। आप खुद ही सोचिए, क्यूब के जो बीच में जो 4 होंगे, 16 जो है,
क्यूब के एक वाली साइड में 16 छोटे क्यूब है, उन 16 छोटे क्यूब के जो कोने कोने के बॉर्डर के जितने भी क्यूब होंगे उन सब में एक से ज्यादा कलर होगा, लेकिन उन 16 के बीच में जो 4 क्यूब होंगे उसके अंदर क्या होगा कि बाकी का फेस तो तीनों फेस पांचों फेस तो अंदर की ओर होंगे और एक ही फेस आउटर वाली साइड होगा, और यही वो 4 क्यूब होंगे जिनके अंदर एक फेस पेंटेड होगा। तो ये 4 क्यूब एक तो थर्ड वाली इस वाली जगह पे और 4 इस तरफ को, 4 इधर और 4 इधर और 4 इधर, तो कुल मिला के कितने ऐसे क्यूब हो जाएंगे जिनका एक ही फेस पेंटेड होगा? आपका आंसर हो जाएगा 8। मैं अगेन कह रहा हूं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ी सी आपको ज्यादा प्रैक्टिस और विजन की जरूरत होगी। तो आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, सीसेट से हमें कोई ऐसा खास लेना देना है नहीं कि 100 स्कोर करना है पूरा, कि 200 स्कोर करना है, ठीक है। पास होना है और पास इजीली होना है, 120 130 मार्क्स तो कम से कम ले ही आए, ताकि 100 तो ले ही आए कम से कम, ठीक है ना, ताकि कोई टेंशन ही ना रहे, ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस ही ना रहे। तो इस वजह से अगर इस ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो अवॉइड कर सकते हैं, वरना थोड़ी सी समझने वाला सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर 2 हैवी मेटल ब्लॉक्स, कह रहा है ए और बी 2 हैवी मेटल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। चलिए बी को ए के ऊपर रख दिया है तो वेट इंक्रीज कर रहा है 60% से, यानी कि अगर ए का वेट x है तो बी के वेट को रखने के बाद टोटल वेट कितना हो जा रहा है? 60% से भर जा रहा है, यानी टोटल कितना हो जा रहा होगा? 1.6x हो जा रहा होगा, ठीक है। चलिए टोटल वेट बी को रखने के बाद 1.6x हो गया। अब कह रहा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम ए। अगर बी को मैं ए पे से ए और बी, ए प्लस बी के ऊपर से मैं अगर बी को रिमूव कर दे रहा हूं तो कितना वेट रिमूव हो रहा है? तो ए प्लस बी का वेट कितना है? 1.6x है, ठीक है। और बी का वेट कितना है? देखिए अगर ए का वेट x है और जब बी को उसके ऊपर रख दिया तो टोटल वेट आया 1.6x, तो बी का वेट कितना हो गया? 0.6x। तो 0.6x को अगर हमने 1.6x में से हटा दिया तो कितना परसेंट होगा? यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x से x कट गया, ठीक है। और इसको अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 3/8 इंटू 100, जो कि निकल के आएगा आपका 37.5%, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी 37.5%, ओके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हो गया, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन में माना जाएगा इसे। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये थोड़ा सा वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो एक बार देखिएगा क्या कह रहा है। सम रैट्स आर कैट्स, तो रैट्स मैंने आर मान लिया, ठीक है। सम रैट्स आर कैट्स, तो ये हो गया भैया रैट्स और कैट्स, कुछ वेन डायग्राम जिनको थोड़ी सी प्रैक्टिस है समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सम रैट्स आर कैट्स, तो थोड़ा सा इंटरसेक्शन होगा आर और सी के अंदर। फिर कह रहा है सम कैट्स आर डॉग्स, तो कुछ कैट्स डॉग्स हैं, ठीक है। तो ये डॉग्स हो सकता है, ये भी हो सकता है डॉग्स वाला, या फिर ये भी हो सकता है। भाई डी और सी के अंदर मतलब किसी तरीके का इंटरसेक्शन होना है, डी और सी के अंदर किसी तरीके का इंटरसेक्शन होना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो आर से निकले या आर से ना हो। सम कैट्स आर डॉग्स, तो सम कैट्स आर डॉग्स, तो डी और सी के बीच इंटरसेक्शन होगा, पर यह जरूरी नहीं है कि वो आर से गुजरे या फिर ना गुजरे। तीसरा क्या कह रहा है? नो डॉग इज अ काउ, ठीक है। नो डॉग इज अ काउ, तो ये डॉग जो है, काव अगर मैं बोलूं तो काव कुछ इस तरीके से होगी, चाहे वो रैट से जाए या ना जाए कोई पता नहीं, लेकिन डॉग के साथ तो इंटरसेक्शन, ये डी के साथ काव का इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये कह रहा है वो, ठीक है ना। आर और सी से हो सकता है, लेकिन डी के साथ तो काव का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब कंक्लूजन के अंदर जाते हैं, कंक्लूजन 1 के अंदर, नो काव इज अ कैट, ठीक है। चलिए इधर कैट चल जाइए, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं हम? काव का हमने क्या देखा कि नो डॉग इज अ काव, तो काव ऐसा भी हो सकती है, ये भी हो सकता है काव, या फिर काव का इंटरसेक्शन भी हो सकता है कैट्स और रैट्स के साथ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? नो काव इज अ रैट, कोई भी काव रैट नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, काव रैट हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला वाला कंक्लूजन गलत है, काव रैट हो सकती है, क्योंकि अभी हमने क्या बनाया कि ये ऐसा भी हो सकता था, काव का रैट से भी गुजर सकता था, बस उसे डी से नहीं गुजरना, और डी तो हमने बोला ही था कि डी जरूरी नहीं है रैट से गुजरे या ना गुजरे। फिर अगला है नो डॉग इज अ रैट, नो डॉग, ये जो डॉग हमने यहां पे बनाया ये वाला, और एक दूसरा हमने बनाया था रैट से होते हुए भी, तो रैट से होके भी गुजर सकता है वो, क्योंकि डॉग की क्या कंडीशन है कि सम कैट्स आर डॉग्स,
ठीक है ना, कुछ कैट्स डॉग्स हैं, लेकिन डॉग्स रैट्स होंगे या नहीं होंगे ये यहां पे नहीं बोला गया है, तो नो डॉग इज अ रैट वाली कंडीशन भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सम कैट्स आर रैट्स। अब अगर कुछ रैट्स कैट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कैट्स रैट होंगे, दोनों का इंटरेक्शन है ना भाई, आर और सी का तो इंटरेक्शन है ही, तो कुछ कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, तो फिर सम कैट्स आर रैट्स भी हो ही जाएंगी, इसलिए कंक्लूजन नंबर 3 ही यहां पे वैलिड होगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, बस आपको वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बनाते समय आपको ये याद रखना है कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है, सारे ऑप्शंस को आपको वेन डायग्राम में उस हिसाब से बना के एक्सप्लोर करके रखना है। आपको देखना है कि वो इंटरसेक्शन होना जरूरी है, कंपलसरी है या फिर नॉन कंपलसरी। अगर नॉन कंपलसरी है तो आप इंटरेक्शन एक बार करा के भी रख सकते हैं एक ऑप्शन में, और एक में इंटरसेक्शन ना भी करा के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन तो आपको वेन डायग्राम वाले 1-2 प्रैक्टिस करने होंगे, पर ये आते ही आते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि सी सेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपके लिए फ्री मार्क्स की तरह होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, यानी कि 4 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं 4 अलग अलग पैरेलल लाइन। ठीक है, तो जिनने थोड़ी सी मैथ्स ली होगी उनके लिए थोड़ा सा रहेगा, बाकी जरूरी नहीं है, आप इस तरीके का जिन नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं वो अवॉइड भी कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लगेगा, आप चाहें तो वहां पे अब इसको काउंट करने बैठ जाएंगे ना तो वो भी बहुत बड़ा झमेला हो जाता है। तो इसको करने का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक सिंपल सा तरीका है कि देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा मतलब क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल हो। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसे तरीके का क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें ये इस तरीके की इन 4 में से 2 लाइन लेनी है, इन 4 में से 2 लाइन सिलेक्ट करनी है, और ये वाली 4 लाइन जो है परपेंडिकुलर वाली, इनमें से भी 2 लाइन सिलेक्ट करनी है। तो नीचे वाली 4 में से 2 लाइन सिलेक्ट करने का तरीका है 4C2, और जो परपेंडिकुलर वाली 4 लाइन है इनमें से 4 लाइन तरीके सिलेक्ट करने का है 4C2। ठीक है, ये 4C2 का दरअसल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, सॉरी एक तरीके से इसे आप लिख सकते हैं 4C2, जिनको मतलब मैथ्स नहीं है उनको थोड़ा सा मेरे को समझाने में थोड़ा सा वो लगेगा, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, आप तो इतना समझ लीजिए इसका। 4C2 का मतलब है 4 इंटू 3, 4 और 3 नीचे 2 और 1, ठीक है, इंटू अगेन 4C2 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 6, यानी कि टोटल 36। आपको पैरेललोग्राम के लिए 2 पैरेलल लाइन चुननी है, ये वाली 4 में से 2 और परपेंडिकुलर 4 में से 2। ठीक है ना, 4C2 कैसे निकलता है ये थोड़ा सा आपको मतलब इसके अंदर थोड़ी सी आपको परेशानी फेस करने को हो सकती है। ठीक है ना, वो दरअसल क्या है कि उसे बस इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसे करके 4C2 जो होता है वो 4 अपॉन नीचे वाला जो है 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इस तरीके से निकाला जाता है ये C2। ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझाना पड़ेगा, और आप एग्जाम एकदम करीब आ गया है तो इतना ज़्यादा इसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आप थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं तो काउंट करके भी जल्दी कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका बस ये है कि 4 में से 2 लाइनें सिलेक्ट करनी है, और 4 में से उधर भी 2 लाइनें सिलेक्ट करनी है। 4C2 इंटू 4C2 कर देंगे अगर आप, तो आपका ये 6 इंटू 6, जिनको आता है मैथ्स का ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उनके लिए थोड़ा सा इजी सा पड़ जाएगा ये। ठीक है ना, 4C2 इंटू 4C2 कैसे आया, 4C2 इंटू 4C2 मैंने बता ही दिया कि वो वाली 4 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट करनी है, और इन 4 में से 2 लाइन सिलेक्ट करनी है। 2-2 लाइन अगर आप दोनों में सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक पैरेललोग्राम बन जाएगा तो कितने तरीके से बन सकते हैं उसको निकालने के लिए 4C2 इंटू 4C2 यानी कि 6 इंटू 6 यानी कि 36 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, When a runner was crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race। यानी कि जब वो 12 किलोमीटर दौड़ गई तब उसे बताया गया कि आपकी 80% रेस कंप्लीट हो गई है। यानी 12 किलोमीटर कितना है, 80% है, तो 100% कितना होगा, 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, जो कि आपका आएगा, इधर काट दीजिए इसे इस तरीके से, तो ऊपर 5 नीचे 4, ये 4 को इधर से काटा 3, तो टोटल आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर। तो टोटल रेस कितने किलोमीटर की होगी, हाउ मेनी किलोमीटर वॉज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। तो यानी कि 80% अगर 12 है तो 100% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखते ही समझ में आ रहा है ऑप्शन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको टाइम बचा के देंगे, जिससे कि आप जो थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा समय खर्च कर सकें। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजू हैज 9,000 विद हिम। राजू के पास भैया 9,000 रुपए हैं, ठीक है, और उसे एक मोबाइल खरीदना है। राजू की दिक्कत है भैया, हर एक किसी को मोबाइल खरीदना है। 9,000 रुपए के अंदर आजकल तो अच्छा मोबाइल आ भी जाता है, लेकिन राजू को शायद महंगा मोबाइल खरीदना है, इसलिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि ही फाइंड्स दैट ही हैज ओनली 75% ऑफ द अमाउंट। उसके पास भैया 75% ही है, ये जितना महंगा उसे मोबाइल खरीदना है उसका केवल 75% पैसा उसके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो देयरफॉर ही बोरोज 2,000। तो राजू की मैथ शायद सही नहीं है, वो हम आगे देखेंगे कि क्यों सही नहीं है, ठीक है। तो 9,000 रुपए का मोबाइल है और ये 9,000 क्या बोल रहा है, 75% है। जितने का उसे मोबाइल खरीदना है 9,000 उसका 75% है, ठीक है। तो फिर उसका मतलब मोबाइल की कीमत क्या हो जाएगी, अगर मोबाइल की कीमत निकालनी है आपको, अगर 9,000 रुपए किसी सम का 75% है तो वो सम कितना हो जाएगा, 9,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया था हमने, ठीक है। तो ये 3 और ये ऊपर 4, ये काट लीजिए, ये हो जाएगा 3,000 इंटू 4 यानी कि 12,000, यानी कि मोबाइल कितने का है, 12,000 है। बट अगेन राजू की सी सेट प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही होगी, इसलिए उसने केवल 2,000 ही उधार मांगे। 9,000 उसके पास थे और उसे लगा कि 75% तो आ ही गया है, तो बाकी 25% 2,000 होगा, और इसलिए उसने 2,000 उधार मांगे। लेकिन बाकी 25% कितना होगा, 3,000 होगा ना, तभी तो 12,000 टोटल प्राइस आई है। तो 12,000 उसको लेने चाहिए, तो उसको 3,000 उधार लेना चाहिए था, पर उसने 2,000 ही उधार लिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको अब इसमें से ऑप्शन चूज करना है। राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट। राजू के पास अभी भी इतना पैसा नहीं है कि वो हैंडसेट खरीद सके। बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसी को लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। राजू हैज एग्जैक्टली सेम अमाउंट। देखिए सेम अमाउंट तो नहीं है, 12,000 चाहिए, अब उसके पास 11,000 ही मौजूद है, ठीक है। राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट, ही विल हैव 500 विद हिम आफ्टर बाइंग द हेडसेट। मतलब 500 और बचेंगे भी भैया इतनी, या तो कोई क्रेडिट कार्ड की स्कीम लग रही हो 1,500 रुपए की, तो ही ये पॉसिबल है। तो वो इसमें कहीं ऑप्शन में हमें क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं गया है, तो सबसे बात है सारे ऑप्शन गलत ही होंगे। पहला ऑप्शन ही हमारा सीधे सीधे हिट होके सही हो रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक स्कूल के अंदर हर एक स्टूडेंट को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है। फुटबॉल प्लेयर को बोल रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन वो दिया है जो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 है, वो फुटबॉल प्लेयर को दिया है, ठीक है। और जो क्रिकेटर है उसको वो नंबर दिया है जो डिविजिबल बाय 6 है। यानी फुटबॉल प्लेयर के नंबर कैसे होंगे, 4, 8, 12, 16, और क्रिकेटर के नंबर कैसे होंगे, 6, 12, 18, 24। तो ठीक है, तो इफ एवरी नंबर फ्रॉम 0 to 100 इज असाइन टू द स्टूडेंट, तो यानी 1 से लेकर 100 तक बच्चों को नंबर असाइन किए गए हैं। देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते होंगे। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों कौन लोग खेलते होंगे कि जिनकी टी शर्ट का नंबर, जिनका आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसा है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा हो और 6 से भी डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो रहा हो और 6 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो वो अगर मैं पूछूं कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए फिर, तो उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें 4 और 6 का। अब 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम कैसे आएगा, कितना आएगा, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा ना सबको। 4 और 6 का 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1, ये 3 का 3 रहेगा, फिर 3 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12 एलसीएम आ गया। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच वो जो नंबर 12 से डिविजिबल होंगे, जो नंबर 12 से डिविजिबल होंगे, अगर वो हमने निकाल लिए तो वो खिलाड़ी आ जाएंगे जो कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। क्योंकि जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 12 से नंबर डिविजिबल होने वाले 1 से 100 कितने हैं, 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96। 96 के बाद तो 100 के ऊपर चला जाएगा, तो 1 से लेकर 8 यानी 8 ऐसे नंबर होंगे 0 से 100 के बीच जो 12 से डिवाइड होंगे, और यही वो नंबर होंगे जो 4 से भी डिवाइड होंगे और 6 से भी डिवाइड होंगे। तो टोटल कितने बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। इजी क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना आना चाहिए, बस समझ में आ जाना चाहिए कि एलसीएम निकालने की जरूरत थी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये कोई क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं ना, ये अभी आपको हो सकता है मेरे कहने पे समझ में आ जा रहा हो, अभी इजी लग रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है आप आज के बाद इसके अगर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें
तो आप ये मेथड थोड़ा सा भूल जाएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यही क्वेश्चंस, यही पेपर आप वापस उठाइएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं एक बार प्रैक्टिस करने के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस में किसी को नहीं आना। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। 1-1.5 साल पढ़ा होगा आपने बाबर का भतीजा, हुमायूं का बेटा, और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंशियल, ज्योग्राफी के अंदर आपने साइक्लोन, सुनामी, प्लेट टेक्टोनिक्स, कितना कुछ पढ़ा होगा आपने। कल्चर के अंदर भरतनाट्यम, त्रिभंग पोजीशन, ये हाथ ऊपर, ये हाथ, ब्रास प्लेट, और कितना सारा रटा होगा और पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये सारी मेहनत का पूरा फल, मतलब पूरा आपके इस दूध में ना नींबू डालने वाली बात हो जाएगी अगर आपने सी सेट की तैयारी ढंग से नहीं की, सी सेट की प्रैक्टिस नहीं की, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, पूरा एक ईयर वेस्ट हो सकता है। इसी वजह से एक बार 2019 से 18 के पेपर को लेकर प्रैक्टिस जरूर कर लें ज्यादा। देखिए जहां पे 365 दिन के अंदर 364 दिन अगर आप जीएस की प्रिपरेशन को दे रहे हैं तो 1-2 दिन तो आपको सी सेट को देना भी बनता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप बेफिजूल का रिस्क अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हमारे मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2000, ये एज टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि 2002 के अंदर मीनू की एज जो है, मीनू की एज मैं x मान लेता हूं, इज 1/3 द एज ऑफ मीरा, मीरा की एज में y मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मीनू की एज इज 1/3 ऑफ मीराज की एज, तो मीरा की एज y मान लेता हूं। तो एक तरीके से क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3x बन गया ना ये भाई, ये 1/3 इंटू y, तो क्या हो गया एक तरीके से कि y/3 इज इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू 3x। चलिए अब 2010 के अंदर चलते हैं, 2010 यानी आज से, तब से 8 साल आगे की बात कर रहे हैं, 8 इयर्स बाद में। तो 8 इयर्स बाद यानी कि अब मीरा की एज, मीनू की एज कितनी होगी, x + 8 हो गई होगी, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं कि मीनूज एज 2010 में इज हाफ ऑफ मीरा, और मीरा की एज क्या थी पहले, y थी, y थी नहीं थी, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, y + 8 हो जाएगी, वो भी 10 साल बाद। और अब क्या कह रहे हैं कि अब जो 2010 के अंदर मीनूज एज इज हाफ ऑफ मीराज एज, ठीक है। यही तो कह रहे हैं ना, हाफ द एज ऑफ, तो y + 8/2 हो जाएगी ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 16 इज इक्वल्स टू y + 8। ये आ गया समझ में। अब मैं y की जगह 3x रख दूं क्या इधर इसी क्वेश्चन में, अगर 2x + 16 इज इक्वल्स टू y की जगह मैंने 3x रखा +8, तो x को इधर ले आइए, 8 को इधर ले जाइए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8, यानी 2002 के अंदर मीनू की एज कितनी आई है, x की वैल्यू 8। 2002 के अंदर मीनू की डेट ऑफ बर्थ पूछी है, मतलब ईयर ऑफ बर्थ पूछी है, ठीक है। तो 2002 में अगर वो 8 साल की थी तो पैदा कब हुई होगी, ऑब्वियसली बात है 1994 के अंदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1994। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हो गया क्लियर, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश एंड राजेश दोनों ने मिलके 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे। चलिए राकेश और राजेश ने मिलके 10 बॉल खरीदे हैं और 10 रैकेट्स खरीदे हैं। चलिए समझ में आ गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो और राकेश ने 1300 रुपए खर्च करें और राजेश ने 1500 रुपए खर्च करें, तो टोटल रुपए ने कितने खर्च कर दिए, 2800 रुपए खर्च कर दिए 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदने में। यानी कि 10x, अगर बॉल की कीमत x मान लेता हूं और रैकेट की y मान लेता हूं, तो 10x + 10y दोनों को मिला के 2800 रुपए खर्च हो गए हैं। अब ये क्या कह रहा है, ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम एज दी ऑफ बॉल डज, तो y इक्वल्स टू y, रैकेट की क्या कॉस्ट है, y है, और बॉल की क्या कॉस्ट है, x है। तो क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू 3x, यही तो कह रहा है, वो ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज, तो y इक्वल्स टू 3x हो गया। तो इस इक्वेशन में 10x + 10 इंटू वाई की जगह मैं 3x रख दे रहा हूं, इक्वल्स टू 2800। तो टोटल क्या, 40x इक्वल्स टू 2800, तो x इक्वल्स टू 70, यानी बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई, बॉल की कॉस्ट आई है 70। तो मैंने कई बार कहा है कि कई बार क्या होगा, आप 70 ये आया आपकी x की वैल्यू और आपको लगा भैया तीर मार दिया, कमाल कर दिया, आपको लगेगा आपके अंदर से शकुंतला देवी जाग चुकी हैं और आपने मैथ्स का सवाल एकदम तुरंत सॉल्व कर दिया, और आप तुरंत ऑप्शन के अंदर जाएंगे, आपको 70 दिखाई देगा और आप 70 पे टिक कर देंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, अक्सर
इस तरीके की गलती हो जाती हैं। आपको क्वेश्चन के एंड में जाके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर की शकुंतला देवी को थोड़ा दबाइए, शकुंतला देवी को दबाइए और क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रैकेट, रैकेट की प्राइस पूछी है, बॉल की नहीं। और रैकेट की प्राइस क्या मानी थी हमने, y मानी थी। y किसके बराबर है, 3x के बराबर है, ठीक है ना। तो प्राइस क्या आ जाएगी इसकी, 210, 70 इंटू 3, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 210, ठीक है। तो ये रीड करना होगा थोड़ा सा, ताकि किसी प्रकार की छोटी मोटी सिली मिस्टेक ना हो जाए। सिली मिस्टेक की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, हालांकि कोशिश, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, सिली मिस्टेक होंगी, आप सिली मिस्टेक्स को टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये कभी ना करें कि 27 क्वेश्चन अगर पास करने के लिए चाहिए सी सेट में, तो भाई साहब 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि भैया पूरी एक्यूरेसी है। देखिए कभी कभी दिन खराब होता है, 2-4 सिली मिस्टेक हो गई तो लटक जाएंगे, 1-1.5 साल पूरा फंस जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको अवॉइड करेंगे हम, इस प्रकार की सिली मिस्टेक को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉन्फ्रेंस, अगले क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स, कॉन्फ्रेंस के अंदर 100 लोग हैं, 70 इंडियंस हैं। ऑब्वियसली बात है, पूरी दुनिया के अंदर अगर 100 लोग हैं तो 70 इंडियंस हैं, हम नहीं बहुत ज्यादा। चलिए फिर क्या कह रहा है कि इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, 100 में से 60 जो है वो वेजिटेरियन है और 70 इंडियन है, 60 वेजिटेरियन है और 70 इंडियन है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहले क्या कह रहा है, एटलीस्ट 30 पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। एटलीस्ट पूछा कि कम से कम कितने पार्टिसिपेंट्स इंडियन जो है वो वेजिटेरियन होंगे। देखिए 100 अगर टोटल लोग हैं और 100 में से 70 लोग इंडियन है, तो बचे केवल 30। मैं 30 के 30 को अगर नॉन वेजिटेरियन मान लूं, सॉरी बचे कितने, 30 लोग, ठीक है। और 100 में से 60 लोग, एक सेकेंड, आउट ऑफ 100 60 जो है वो वेजिटेरियन है, तो 40 क्या हो गए, नॉन वेजिटेरियन हो गए। मैं कह रहा हूं जो भारतीय 70 हैं उनमें से ये जो नॉन वेजिटेरियन 40 हैं, जो ये 40 के 40 अगर इंडियन भी मान लूं मैं अगर, ठीक है, तो भी 30 इंडियन तो ऐसे बच ही जाएंगे जिनको वेजिटेरियन ही होना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिला के 40 ही मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं। अगर 40 ही मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं तो 70 इंडियन है, क्योंकि इसलिए 30 इंडियन को तो वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा एटलीस्ट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। अगला क्या कह रहा है, एटलीस्ट 10 इंडियन रेसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, कि नॉन वेजिटेरियन इतने इंडियंस कितने होंगे। मान लीजिए मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी वेजिटेरियंस हैं वो सारे के सारे, जो जितने भी इंडियंस हैं वो सारे के सारे, मतलब उन जितने भी वेजिटेरियन हैं वो सारे के सारे इंडियंस हैं, तो 60 ही तो वेजिटेरियन है, तो कितने इंडियन वेजिटेरियन हो सकते हैं। अगर टोटली 60 वेजिटेरियन है तो मैक्सिमम 60 इंडियंस ही वेजिटेरियन हो सकते हैं, तो कम से कम 10 इंडियन तो नॉन वेजिटेरियन होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्यों कह रहा हूं कि 10 तो कम से कम नॉन वेजिटेरियन होंगे ही होंगे, क्योंकि 60 ही इंडियन वेजिटेरियन हो सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन टोटल है ही 60, तो 10 इंडियन तो एटलीस्ट कम से कम नॉन वेजिटेरियन होंगे ही होंगे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए 20th के अंदर आंसर होगा आपका बोथ 1 and C, ठीक है। तो बोथ 1 and C आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम केवल इतना ही देख रहे हैं कि जितने क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर दिए, ठीक है। आगे वाले लेक्चर के अंदर हम जाएंगे और कुछ और मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, और आपके अगले 2-4 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि वो बार, पाई चार्ट और उस तरीके के क्वेश्चन भी लेके आ जाए, और भी कई तरीके के प्रीलिम्स से जुड़े कई सारे लेक्चर्स आप सिनॉप्सिस आईएएस पे जाके रजिस्टर करके देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।